ले कंपल्सरी है, चॉइस है। So class 11, kindly listen to me, dear. Yesterday, I have ended with chemical equilibrium. I have finished the numericals that were involved regarding alpha and the normal ones. Kindly take those classes, kindly see the lectures if in case you have missed. And the last lecture that I took tomorrow at 9 p.m. Oh, sorry, yesterday at 9 p.m. It was regarding Lee-Chatelier principle, and that is going to be asked in the exam for sure. So please follow that. Now, today we are going to start with a new part of equilibrium. Though it is linked to chemical equilibrium only, there's not major changes into it, but there are n number of topics that are present here. So let's go talk about ionic equilibrium. Okay, when we talk about ionic equilibrium, it means the balance between the ions. अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयंस में अपने आप को स्प्लिट करता है। अब उस आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स में जब बैलेंस पैदा हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। जब किसी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और वो खुद की नेचर में रिवर्सिबल होती है, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो जब आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसके अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, प्रोडक्ट आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस नाउ, तो अगर बैलेंस डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आयनिक इक्विलिब्रियम। लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोलाइट तब से कह रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ व्हाट। हर वो चीज जो पानी में घुल जाए उसे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं कहते। हर वो चीज जो पानी में घुलने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, नमक। नमक को पानी में घोलेंगे, NaCl होता है, तो Na+Cl नेगेटिव में वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चीनी को पानी में घोलोगे तो थोड़ी आयंस बनते हैं, ठीक है, वो तो सिर्फ डिजोल्व हो जाती है। तो एनीथिंग दैट गेट्स डिजोल्व्ड एंड फॉर्म्स आयंस इन वाटर और इन द सॉल्वेंट is known as an electrolyte. So that is basically an electrolyte there. So let's talk about it. लिख लीजिए, substances that dissolves forming ions in aqueous solution are known as electrolytes. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया, NaCl, KCl, कोई भी एसिड ले लो, मिनरल एसिड्स में से H2SO4, KOH, etc. Then the second part is non-electrolyte, just opposite of electrolytes here. It do get dissolved at times, but not necessarily it will form ions. So substances that dissolve but does not form ions are called non-electrolytes. Like sugar, like glycerine, like urea. दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, ऑब्वियसली दे हैव आयंस नाउ, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एड इट टू इट, दे कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी, और यहां क्या लिखोगे? दे डू नॉट कंडक्ट electricity, and that's all because it has no ions. Now let's put down the heading classification of electrolytes. Classification of electrolytes. May I, everyone? Okay, dear. So now the B part is classification of electrolytes. बस बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है. वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकंड है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट्स में फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है एसिड्स और बेसिस के फॉर्म में. यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. Weak acids are known as weak electrolytes and weak bases are also known as weak electrolyte. Now strong acids के example यहाँ पे याद करते हैं. तीनों mineral acid बेटा HCl, HNO3 and H2SO4. बेसिकली ये मुझे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद करा. स्ट्रॉन्ग बेसिस में नाम याद कीजिए KOH, NaOH, LiOH. दैट्स क्लोरिक एसिड्स की बेटा लिस्ट होती है. HClO4, HClO3, HClO2, ऐसे पूरे इन्हें बोलते हैं क्लोरिक एसिड. मतलब इसमें क्लोरीन होता है मेन. ठीक है, तो उसमें आता है. नाउ लिसन बेटा, KOH, NaOH, LiOH ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस. आई वांट यू टू लर्न बाय हार्ट. बेसिकली ये तीनों पता होने चाहिए और ये तीनों पता होने चाहिए. ठीक है, अब इनके अलावा जो एसिड वो तुमसे पूछे तुम सबको वीक कह देना. मतलब अगर मैं अब आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH, फिर आता है H3PO4, तो मैं कोई भी कहूं तो तुम उन्हें वीक की कैटेगरी में डाल देना. ऐसे स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे आपने अभी पढ़ा दैट इज KOH, NaOH, LiOH. अब मैं कोई और आपसे कहूं तो उन सबको आप वीक के अंदर डाल देना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या कहेंगे? मैम ओके दिस वन इज वीक. अच्छा मैं थोड़े से और ऐड करा रही हूँ इसके अंदर. याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं. लाइक बेरियम हाइड्रोक्साइड को भी स्ट्रॉन्ग में लिया जाता है. अब इसके अलावा अगर वो तुम्हें और कोई कहें तो उनको सब आप वीक में ले लेना. लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड, लाइक आयरन का हाइड्रोक्साइड, फेरिक, तो ये सब के सब वीक में आएंगे. और इधर HCl, HNO3, H2SO4, द परक्लोरिक एसिड दैट इज HClO4 और HBr, ये सब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग. इनके अलावा कोई आए वीक, ऐसे KOH, NaOH, LiOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनके बारे में आए स्ट्रॉन्ग, बाकी कोई आए वीक. लेकिन मैंने जिनके ऊपर बॉक्स मारा है बेटा ये मुझे आपको मतलब बाय हार्ट चाहिए कि अच्छा मैम कभी भी पूछ लीजिए, ये तो लर्न है. ठीक है भैया, ऐसे तो देखो देख किसी भी चीज की लिस्ट एंडलेस है, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपसे कहा है, इन्हें जरूर याद कीजिएगा. नेक्स्ट इज now concept of acid and bases. Put down the heading there.
हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है जिनकी हिसाब से हम एसिड को एसिड, बेस को बेस कहते हैं। यानी किसने हमें इन सबके बीच में डिस्टिंग्विश करना सिखाया, हम उन कॉन्सेप्ट को बात करने वाले हैं। वन इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, सेकंड इज बेटा दैट इज लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, थर्ड इज लुईस कॉन्सेप्ट। तो जरा करते हैं यहाँ पे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक नाम नहीं है बेटा, ये दो लोगों के नाम है, दे टुगेदर वर्कड ऑन इट, तो दैट्स व्हाई वी कॉल हिम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। और तीसरा होता है हमारे पास लुईस कॉन्सेप्ट। तो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं, पहले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट करते हैं फिर आगे। सबसे पहले अगर हम आर्हीनियस की बात करें, जो आज की डेट में हम एक्सेप्ट करते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है। व्हाट डज Arrhenius like how did he explain what is an acid, what is a base? It's based on the concept that we use today till date. What do we use? हर चीज जो H ions दिखाए वो acid है, जो OH ions दिखाए obviously when it gets splitted in water, जब वो dissolve होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, base है। तो ये जो बात है ये Arrhenius ने बताई, तो kindly note that down there, जरा इसमें देख लीजिए। Acids are proton donors, base are हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं वो होता है। तो लिख लीजिए, रिलीजेस प्रोटॉन्स यानी H आयंस, और ये रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यहाँ पे भी लिख लीजिए, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक ऐसे लिख लो बेटा, जैसे HA है तो ये क्या दे रहा है आपके पास, H प्लस और A नेगेटिव। ऐसी BOH है कोई बेस, वो आपको देगा B प्लस और OH नेगेटिव। अच्छा, कई बार नोट दैट डाउन, H आयंस को कुछ टीचर्स H3O प्लस लिख देते हैं। एक्चुअली H आयन नाम की कोई चीज ही नहीं है बेटा। ये H पॉजिटिव जो हम लोग बना देते हैं, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग इन केमिस्ट्री, कुछ नहीं होता ये। तो मैम बना क्यों रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। दिस H आयंस विल ऑलवेज बी टेकन एज H3O प्लस। It is never H positive. It is always H3O plus that exists. Is H3O plus. It's never like H positive. क्यों? क्योंकि जब भी पानी में H आयंस आते हैं, मान लो जैसे HA नाम के एसिड ने ये H आयन रिलीज करे, तो निकाले तो पानी के अंदर ही है ना। तो वाटर के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी है, ऐसे पता नहीं कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। तुरंत तभी ये H2O इस H पॉजिटिव को अपने अंदर जोड़कर H3O प्लस बना देता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। कभी भी H पॉजिटिव नाम की चीज नहीं रहती, अगर ये निकलती है एकदम पानी के साथ जुड़कर H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस H3O प्लस को एक्चुअली हम H पॉजिटिव कहते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग H पॉजिटिव लिखते हैं, मगर H पॉजिटिव नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। प्रोटॉन जो हम बोलते हैं, लिख रहे हैं हम H पॉजिटिव, लेकिन नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, H3O प्लस। ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। limitations of Arrhenius concept. Number one, it's applicable only to aqueous solution. मतलब पानी में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, बस इस वाली बात की बात होती है और कुछ नहीं। सेकेंडली, does not account for the basicity of substances like ammonia. देख बेटा, इन्होंने क्या कहा आर्हीनियस ने, कि कौन है बेस, जो OH नेगेटिव आयंस निकालेगा कहां पर, जब पानी में डिसॉल्व होगा।
नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर, आप लोग ने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, अमोनिया इज अ वीक बेस, है तो बेस ही, तो अमोनिया के पास तो OH नहीं है, तो इस हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें अमोनिया को बेस नहीं कहना चाहिए, बट वी ऑल नो इट्स अ बेस। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है, ये इसका ड्रॉबैक बन जाता है कि जिनके पास OH नेगेटिव नहीं है, हम उन्हें बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो काइंडली नोट दिस डाउन। तो एज इट हैज नो हाइड्रोक्सिल आयन, बेटा हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोक्सिल भी बोल देते हैं, गॉट इट, हाइड्रोक्सिल आयन। Now Laurie Bronsted acids and bases concept, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। Now according to this concept, एसिड कौन है बेटा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। एसिड तो वही है जो आर्हीनियस ने कहा, प्रोटॉन डोनर्स, जो पानी में डलने के बाद, सॉल्वेंट में डलने के बाद H आयंस लिबरेट करे। लेकिन इनके हिसाब से बेस वो है जो उन H आयंस को एक्सेप्ट करे। यहाँ OH नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं था इस कॉन्सेप्ट के अंदर। गॉट इट डियर? जैसे आर्हीनियस ने क्या कहा कि हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो रिलीज करेगा वो बेस है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड इसको नहीं कहते थे, वो कहते थे जो H आयन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। तो जरा इस बात के ऊपर अब जरा लिख कर करते हैं पूरा। अकॉर्डिंग टू देम एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स H पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन डोनर्स हैं जो, और बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स H पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाए जाते हैं बेसिस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। यानी इनके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अमोनिया इज प्रेजेंट इन वाटर एंड वाटर रिलीजेस H आयन, और जो H आयन वाटर ने रिलीज करा, देखो बेटा पानी किस में टूटेगा, जरा एक मिनट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे लिख लो वाटर को, या HOH लिख लो तो बेटर है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव साफ दिख रहे हैं। ओके, अब बता इस H आयन को अगर NH3 एक्सेप्ट कर ले तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, NH3 प्लस H आयन, दैट बिकम्स NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव यहाँ हुआ, और वाटर ने अपने अंदर से H तो निकाला लेकिन OH नेगेटिव तो बच गया। दिस इज द थिंग, ये रिएक्शन को मानते थे लॉरी ब्रॉन्स्टेड। तो इनके हिसाब से पानी ने जिससे H आयन दे दिया, प्रोटॉन डोनर है, वो तो एसिड है, और अमोनिया ने क्योंकि एक्सेप्ट करा H आयन, इसलिए वो बेस है। तो इस तरह से वो अमोनिया को भी बेस डिक्लेयर कर पाए, जो कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। नाउ लिसन, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, जब एसिड से H आयन, जैसे एसिड पानी है, उसे H आयन दे दिया तो बचा हुआ पार्ट क्या है, OH नेगेटिव। सुनो ध्यान से, तो जब एसिड अपना H आयन दे देता है तो उसके बचा हुआ पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस है। NH3 को उसने बेस डिक्लेयर किया, तो अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनकर आया NH4 पॉजिटिव, उसे इन्होंने कहा दैट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा बोलेंगे, एसिड का बचा हुआ पार्ट कॉन्जुगेट बेस, बेस का बना हुआ पार्ट इज कॉन्जुगेट एसिड, बेस का जो नया पार्ट बनकर तैयार हो गया है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट था, दैट वाजंट लाइक आर्हीनियस और सम अदर साइंटिस्ट गेव, नहीं ऐसा नहीं था, इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो जरा लिखिए यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द एसिड बेस पेयर that differs only by one proton is called
a conjugate acid base pair. अगर बात समझ में आई हो तो बेटा ये बता जरा सोचकर, अमोनिया और NH4 पॉजिटिव में फर्क किस बात का है? एक H पॉजिटिव का। वाटर और OH नेगेटिव में किस बात का फर्क है? एक H आयन का। यानी दोनों में एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस आ रहा है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसका बेस, इसका एसिड, इसका एसिड, इसका बेस। इस एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक H आयन का डिफरेंस आ रहा है, एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। ऐसे जोड़ीदारों को, ऐसे कपल्स को, ऐसे पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझ में आई बात? क्लियर बेटा? मैं मूव ऑन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दोज आर ऑनलाइन और दोज आर ऑफलाइन, काइंडली लिसन टू मी बेटा। जब मैं कुछ बोलती हूँ, जब मैं आपको बताती हूँ इस दिन क्लास है, इस दिन ये है, आई डोंट नो, आई रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो। इफ इन केस यू आर फेसिंग समथिंग, तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। इंस्टेड ऑफ मिसिंग योर क्लास, देयर इज जस्ट अ पार्ट कि क्योंकि मुझे क्लास लेनी ही है तो मैं तो लूंगी ना बच्चे, और इसलिए आप लोग को थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा। आप लोग प्लीज ये बात रिकॉर्ड करके, और अगर नहीं याद रहता ना तो रजिस्टर पे लिख लेते हैं कि मैम ने क्या कहा था, कितने बजे की क्लास है। तो उसे मिस ना करने से बेहतर ये होगा, मिस करने से बेहतर ये होगा कि आप लोग आकर मुझसे पूछ लें व्हाट्सएप के थ्रू। और आजकल तो बेटा किसी से कम्युनिकेट करना हो, देयर एन नंबर ऑफ वेज, तो प्लीज कर लिया कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट एसिड बेस पेयर। कोई एक और एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। फॉर एग्जांपल, HCl को वाटर में डाला, कम ऑन क्रिएट इट। HCl ने एक H आयन निकाला। बेटा इसे प्लीज डबल हेडेड एरो के साथ बनाना सबको। एसिड ने एक H आयन निकाला, तो यहाँ क्या बचा? Cl नेगेटिव। वो H आयन अगर वाटर एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनेगा? H3O प्लस। तो ये क्या हो गया? एसिड। और ये हो गया इसका, व्हाट डू यू कॉल दिस एज? कॉन्जुगेट, से दैट, बेस। और अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया पानी ने एक H आयन, तो ये हो गया इसका या कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गए। तो अब आपने पानी का नेचर देखा, पानी बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, और अभी लास्ट रिएक्शन में मैंने इसे एसिड की तरह दिखाया था। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। तो लिखिए द अदर नोट, certain substances act as an acid as well as base. Such substances are known as amphoteric substances. जैसे वाटर ने अभी बिहेव करा, तो देखो अगर दो पानी अगर मैं यूज कर लूं, तो एक को एसिड बना सकते हैं, दूसरे को बेस। हाउ? पहले वाला एसिड इसलिए है क्योंकि उसने H आयन देकर OH नेगेटिव बनाया, और ये जो H आयन इसने दिया वो इस H2O ने एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बनाया। समझ गए? तो पानी जो होता है, इट कुड एक्ट एज सेल्फ आयनाइजेशन करने की वजह से वो क्या कर सकता है? वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। और ऐसा कोई और दूसरा भी आ जाए उसे भी आप यही कहेंगे एम्फोटेरिक में। तो अब जरा इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के थोड़े और एग्जांपल्स कर लेते हैं। HCN बेटा, H आयन अगर इसमें से निकाल लिया जाए, Cn नेगेटिव बचेगा। तो ये हमारा एसिड है। नाउ लिसन टू द कॉन्सेप्ट। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम याद कराया मैंने? HCl, H2SO4, HNO3. Was HCN in the series?
नहीं था। तो ये है हमारे पास वीक एसिड, राइट। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है, जैसे हम इसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं H2SO4, अब इसमें से मैंने एक एच आयन बाहर निकलवाया और यहाँ बनवाया HSO4 नेगेटिव, तो आप कहोगे मैम ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस उल्टा सोचो, वीक कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा ये। सिमिलरली HNO3 की बात करते हैं, तो एच आयन बाहर निकला, तो यहाँ बचेगा NO3 नेगेटिव। तो ये तो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका ये वाला पार्ट होगा इसका वीक कॉन्जुगेट बेस। ऐसी बेसिस में अमोनिया की बात करते हैं, NH3 को एक एच आयन एक्सेप्ट करवा दो, NH3 को एक एच आयन एक्सेप्ट करवा दो, तो NH4 पॉजिटिव आया। तो वैसे तो ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, लेकिन अमोनिया कैसा बेस है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर वीक। तो यहां बन गया ये कॉन्जुगेट एसिड, बट दैट ट्रू स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स कम ऑन टू अगर लास्ट पेज पे किसी का छूटा है देख ले। अब जरा इसके ड्रॉबैक्स की बात कर ले। सबसे पहले द थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन acid base behavior in solvents like benzene, यानी इनके हिसाब से बेंजीन एक, क्योंकि एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो एच आयन नहीं देता, जैसे पानी जो है वो एच आयन देता है ना, तो उसे कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें कैसे एसिड को एसिड और बेस को बेस साबित करोगे, इस थ्योरी ने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है। सेकेंड, द थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन between acidic oxides like CO2, SO2, and SO3, and basic oxides like calcium oxide, barium oxide, magnesium oxide, etc. See beta, in the absence of solvent. Now please listen to me. इस थ्योरी के हिसाब से जब कोई सॉल्वेंट होगा और HCl और मान लो अमोनिया में रिएक्शन है, तो HCl अपने अंदर से एच आयन देगा। एच आयन तब तक रिलीज नहीं हो सकता जब तक पानी ना हो, जब तक सॉल्वेंट ना हो।
अमोनिया तब तक इस एचायन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक पानी ना हो, सॉल्वेंट ना हो। तो इन्होंने कहा ठीक है, HCl अमोनिया में तो रिएक्शन हो जाएगी, एक एसिड है ये और अमोनिया एक बेस है, तो एचायन इसने दिया, इसने एचायन लिया, रिएक्शन हो गई। व्हाट अबाउट CO2? और अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है बेटा, CaO+CO2 विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग को पता है। लेकिन यहाँ तो एचायन नहीं है ना, CO2 को तुम एसिड कैसे साबित करोगे? अकॉर्डिंग टू सॉरी दिस लॉरी ब्रॉन्सी कॉन्सेप्ट, जिसके पास एचायन रिलीज करने की कैपेसिटी है वही तो एसिड है, CO2 के पास H कहाँ है? तो एचायंस भी नहीं है। अब CaO एचायन को एक्सेप्ट नहीं करता, और ये दोनों बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में हो सकता है, इसके लिए तुम्हें सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कह रहे हैं सॉल्वेंट की जरूरत होनी चाहिए, ये कह रहे हैं एचायंस का लेन देन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी इन एसिड और बेस ऑक्साइड्स की रिएक्शंस के बीच में नहीं हो रहा। तो अकॉर्डिंग टू देम इन्हें एसिड बेस नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली दे आर। थर्ड, the theory is unable to explain the acidic nature of, ये आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल AlCl3। AlCl3, क्या आपको इसके अंदर H दिख रहा है? अरे सुनने में ही पता चल जाता है, दिखने की क्या बात है, दिख रहा है? नहीं। तो एच आयन नहीं है, मगर बेटा ये एक एसिड होता है, AlCl3 एसिड एक कंपाउंड है। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्सेप तो एसिड कौन है? जो प्रोटॉन दे। तो जब AlCl3 के बाद H है ही नहीं, देगा कहां से? कितने भी पानी में डाल लो, कहीं पे भी डाल लो, इजंट इट? तो इस तरह से इनके हिसाब से, लॉरी ब्रॉन्सेप के हिसाब से AlCl3 का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेटर कॉन्सेप्ट इज लुइस कॉन्सेप्ट। तो अब जरा लुइस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। तो लुइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसे याद रखना, लुइस एसिड, लुइस बेस, लुइस एसिड और लुइस बेस। तो अब जो मैं सिखा रही हूं ऐसे ही याद करना। लुइस, L फॉर लुइस, A फॉर एसिड, L फॉर लोन पेयर, A फॉर एक्सेप्टर। अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट एसिड वो है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट बेस वो है जो लोन पेयर, L फॉर लोन पेयर, बी जिसके पास, मतलब बी से ऐसे याद कर लो, बोनस में है, मतलब एक्स्ट्रा है, तो जिसको एक्स्ट्रा होता है, जिसको बोनस मिल जाता है लोन पेयर का, वो उसे डोनेट कर सकता है। तो लुइस एसिड के तो कॉन्सेप्ट से बेटा, एल से लुइस, ए से एसिड, एल से लोन पेयर, ए से एक्सेप्टर, मैच कर गया। ऐसी एल से लुइस, बी से बेस, एल से लोन पेयर, बी से डोनेट जो करे। लोन पेयर जो लेगा वो एसिड है अकॉर्डिंग टू लुइस, और लोन पेयर जो देगा वो बेस है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं कह रही हूं ये ए नाम का चीज एसिड है और ये बी नाम का चीज बेस है, तो ये बेस जो है अपना लोन पेयर किसे दे रहा है? इसके पास ये लोन पेयर है, व्हाट इज दिस? लोन पेयर। ये लोन पेयर किसे दे रहा है? एसिड को। तो एसिड एक्सेप्ट कर रहा है और बेस दे रहा है, तो इनके बीच में ये जो एरो बॉन्ड मैंने बनाया है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। व्हाट इज इट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर। यानी जब भी लुइस के हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन होगी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर बनना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर का आदान प्रदान हो रहा है। ओके, गिव एंड टेक हो रहा है।
चलिए let's move there according to Lewis. Are you done with it, everyone? An acid is a substance which accepts lone pair of electrons to form a dative bond, or we can call it as coordinate bond. And a base is a substance which donates lone pair of electrons to form a dative bond. Now, species which behave as Lewis acid लिखिए neutral molecules in which central atom has incomplete octet behave as Lewis acid. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। में आए डन बच्चे? जैसे देख बेटा, हमारे पास BF3 है। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक हैलोजन है तो डेफिनेटली फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है। अब 7 वालों को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, इजंट इट देयर? तो ये काम बोरॉन भी करता है, भाई हम भी शेयर कर लें। तो बोरॉन जब शेयर करता है तो उसके पास के हिस्से में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। कैन यू सी दैट? ये ऐसे। फाइन, मैंने क्रॉस से फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, डॉट से ब्रोमीन के दिखाए हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अब ये एक तरह से बहुत डेस्परेट है, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, भाई इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए ये अमोनिया को देखता है सामने। अमोनिया में आप जानते हैं तीनों हाइड्रोजनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मगर नाइट्रोजन के पास होते हैं बच्चे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखा जाए, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है अमोनिया के अंदर और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ये बैठे इसके लोन पेयर। तो अमोनिया अपने इस लोन पेयर को बोरॉन को देता है, क्योंकि ये डेफिशिएंट है ओनली बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बोरॉन को, तो अमोनिया अपने लोन पेयर इसे देता है। तो दैट मीन्स अमोनिया इज एक्टिंग एज लुईस बेस, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है लोन पेयर। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है? BF3, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, इसलिए ये क्या है? एक लुईस एसिड।
तो मैंने यही लाइन लिखवाई, अगर किसी के सेंटर एटम यानी जैसे बोरॉन में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। कौन से एसिड की तरह? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। सेकंड पॉइंट, कोई भी अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज दिखती है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चे, तो केमिस्ट्री में पॉजिटिव साइन का मतलब होता है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ऑर्गेनिक्स में भी आपको सिखाया था कि कभी भी पॉजिटिव निशान दिख रहा है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी दिख रही है, तो दैट मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। तो इसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ये क्या हो गया, एक लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सी और ओ में बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओ के ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ आ गया पार्शियल पॉजिटिव। कैन यू सी द सेंटर एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर सेंटर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो डेफिशिएंसी डिक्लेयर करता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर। तो इसलिए हम लिखे कहते हैं यहाँ पे CO2 क्या हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी हो गई, जिसमें सेंट्रल एटम जो होता है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, और वो यहाँ पे दिखाएगा कैसा बिहेवियर, दैट इज लुईस एसिड का बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, मॉलिक्यूल्स इन विच central atom is attached to other atom of different electronegativity by multiple bonds so they act as Lewis acids. डन? डन बच्चे? डू रिमेम्बर, आज भी 9 to 10 आपकी क्लास होगी बेटा। कल परसों आपकी कोई क्लास नहीं है, कल और परसों आपकी कोई क्लास नहीं है। तो प्लीज अब तक जितना भी केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ है, इन 2 दिन में रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इन 2 दिन में प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग सैटरडे में फिर मैं टेस्ट भी लूंगी। ओके डियर? थर्ड पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल्स इन विच, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है बेटा 12th में जाके समझ में आएगा, फिलहाल मैं बस नोट करवा रही हूं। सेंट्रल एटम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। बेटा आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे मैं आपको एटॉमिक नंबर दिया करती थी तो आपने फिलिंग सीखी है, 1s2 2s2 2p6, याद आया? ऑफबॉ रूल के हिसाब से 3s2 3p फिर 3d। तो मान लो कोई 3d है, 3p तक तो सबकी फिलिंग आ गई, मगर 3d एम्प्टी है। तो 3D है तो, मगर पूरी तरह से फिल्ड नहीं है, एम्प्टी है उनमें अंदर कुछ। तो जहां पे भी एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी मतलब लुईस एसिड। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मतलब लुईस एसिड। तभी तो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास कमी है, बेस के पास ज्यादा है, इसे वो डोनेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट बच्चे, AlCl3 सेंटर एटम, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बच्चे। कैसे जरा देखिए, एल्यूमिनियम के पास 3 और क्लोरीन यहां बना लिया अगर मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन ने तो 8 पूरे कर लिए, मगर जरा एल्यूमिनियम के काउंट कीजिए,
एल्यूमिनियम के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इससे मैंने कहा इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा will act as Lewis acid. So it will act as Lewis acid. ऐसी अगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ CO3 + Mg2, जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चे, वो जनरली क्या है, लुईस एसिड। अब बात करते हैं ये ABCD पॉइंट करते हुए, बेटा मैंने जरा वो कर दिया, एक मिनट आप ABCD पॉइंट डाल लीजिएगा। Now let's talk about species which behave as Lewis base. तो उल्टा करेंगे अब बेटा, वहां पॉजिटिवली चार्ज सारे तो लुईस एसिड है, तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज एनायंस आर लुईस बेसिस। व्हाई? क्योंकि नेगेटिव सिंबल केमिस्ट्री के अंदर, नेगेटिव निशान जहां पे भी जिसके ऊपर भी देखोगे, मोस्टली एक्सेप्शंस अपार्ट, उसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर भी अमीरी है इलेक्ट्रॉन्स की, जहां पर भी पैसा ज्यादा है, वो डोनेट नहीं करते, डोनेशंस नहीं देते। ऐसे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वो भी डोनेट करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, तभी मैं कहती हूँ केमिस्ट्री को अगर लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी समझ में आएगी। ओके, तो नेगेटिव चार्ज आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज होल्डर्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, सो दे वुड एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट, दे वुड डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। बी पार्ट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है भाई समझ में आता है, वो तो हो गए। व्हाट अबाउट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, हाउ विल यू डिपिक्ट कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के पास भले ही नेगेटिव चार्ज ना हो, मगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज लुईस बेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अमोनिया लिखूं बेटा, NH3, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर होता है। मैं वाटर लिखूं H2O, ये होते हैं लोन पेयर। मैं ईथर लिखूं ROR, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। ये सब के सब हमारे क्या है, लोन पेयर। तो ये सब के सब लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे डन, या श्योर श्योर, okay then kindly watch it later beta because it's important, though it's not coming right now in your exam but later it will be, so kindly watch it, okay। अब यहाँ पे एक important point नोट करके लिखिएगा। हमने ये चीज ऑर्गेनिक्स में पढ़ी थी बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके के होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स भी दो तरीके के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, और दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनके पास होता है मतलब जिनके पास सेंटर एटम इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, दैट इज ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, लाइक इफ आई से NO2+, आप कह देना यस मैम पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लवर्स, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं साथ? क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स कौन है,
जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। केमिस्ट्री में अगर कोई सेंटर एटम के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो रिमेंबर, सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ये। और इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट एज लुईस एसिड, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेंगे। और न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज लुईस बेसिस, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। जैसे Cl नेगेटिव, जैसे NO2 नेगेटिव, ये सब। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन है बेटा? जिनके पास लोन पेयर होते हैं, चार्ज तो नहीं होता लेकिन लोन पेयर होते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था ROR, ईथर, अमोनिया, जिनके पास भी लोन पेयर है उन्हें आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। ऐसे याद रखना, N फॉर न्यूक्लियोफाइल्स, N फॉर नेगेटिवली चार्ज। केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज का मतलब अमीर है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब गरीब है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। इज इट क्लियर बेटा? क्या तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए आप लोगों को? आर्रीनियस के हिसाब से जो एच आयन दे वो एसिड है, लॉरी ब्रॉन्सिट के हिसाब से जो एच आयन दे वो एसिड है, लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है। आर्रीनियस के हिसाब से जो ओ एच आयन दे वो बेस है। लॉरी ब्रॉन्सिस के हिसाब से जो एच आयन एक्सेप्ट करे वो बेस है। लुईस के कॉन्सेप्ट से जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस है। तो तीनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग है। गॉट इट डियर? तो दिस इज ऑल डन, काइंडली कवर इट अप। अब हमें फेलियर्स करने बेटा लुईस और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के। नॉट ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट तो हम कर चुके, लुईस कॉन्सेप्ट के बस फेलियर्स करने। लुईस कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या बना बेटा? इन्होंने कहा एसिड वो जो लोन पेयर ले ले, बेस वो जो लोन पेयर दे दे, और अगर किसी एसिड बेस रिएक्शन होगी तो 100% इस लोन पेयर के गिव एंड टेक की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन क्या दुनिया की हर एसिड बेस रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बनता है? नहीं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब आप ये रिएक्शन करते हैं NaOH प्लस HCl, आप लोग को पता है वाटर और NaCl बनता है। ये एसिड है, वेल नोन एसिड, ये बेस है। अब लुईस कॉन्सेप्ट का तो लोन पेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए था कि एसिड को एक्सेप्ट करना चाहिए था इस बेस से लोन पेयर, पर इन दोनों के बीच में कोई भी लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इनके हिसाब से ये एसिड बेस पेयर नहीं बना सकते, बट एक्चुअली दे आर। तो लुईस यहाँ पे आके फेल हो गए। तो दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोसेस, तो लिखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस बेटा। और हमें पता है अभी ऊपर वाली रिएक्शन एकदम इंस्टेंटेनियसली हो गई, एकदम हो गई। तो यानी ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बने, यानी लोन पेयर का गिव एंड टेक नहीं हुआ। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन जो अभी मैंने ये वाली लिखी है, ये लुईस कॉन्सेप्ट इस हिसाब से एसिड बेस को साबित नहीं कर पाया। तो यहां लिख लीजिए, बट एसिड बेस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो इस तरह से लुईस कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चल पा रहा।
और भी बहुत से बेटा इसके ड्रॉबैक्स हैं, मगर हमें वो नहीं करने, हमें सिर्फ इस पे रहना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स पे, जो लुईस एसिड बेस और ये ब्रोंस्टेड एसिड और लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस या आरइनएस के ऊपर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन 1 लिखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लुईस एसिड एंड लुईस बेस। चलिए बताइए। ओ एच नेगेटिव, बेटा खोल लेना पेज तब बोलना, एकदम मत बोलना ऐसे। अब देखो लुईस एसिड और लुईस बेस कौन है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो बेस है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एसिड है। और न्यूट्रल का मैंने आपको बताया था, जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो एसिड है, जिसके पास लोन पेयर है वो बेस है। ओ एच नेगेटिव, व्हाट डू यू से? या दैट्स ट्रू, ओ एच नेगेटिव बेटा बेस है। आप लिखना लुईस बेस। और कौन सा बेस दिख रहा है इसमें? एक तो ए है, और कोई बेस दिख रहा है आपको? हाँ, फ्लोराइड। ठीक है बेटा, फ्लोराइड आयन। तो दिस इज, ये दोनों लुईस बेस है। अब लुईस एसिड की बात करें, पॉजिटिव चार्ज होल्डर्स यानी एच नेगेटिव, और BCl3 में जैसे BF3 था ऐसी BCl3 है, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो BCl3 भी क्या है हमारे पास? लुईस एसिड। May I move on to the second question, dear? So question 2 now. Which of the following is Lewis acid? Water, BF3, H ion, and ammonium ion. Now this is very important. ये पहले लुईस एसिड की बात करते हैं। कौन होते हैं लुईस एसिड बेटा? या वेरी गुड, दैट इज दे आइदर बेयर positive charge holders, they are either they are like positive charge holders or we can call them they are deficient of electrons. तो वाटर के पास तो लोन पेयर होते हैं बच्चे, पता होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। BF3 होगा, क्योंकि इसमें बोरॉन का सेंट्रल एटम, जो बोरॉन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। H पॉजिटिव होगा, और हमें लगता है क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज होल्डर लुईस एसिड है तो अमोनियम आयन को होना चाहिए। बट रिमेंबर माय डियर, अमोनियम आयन इट्स नीदर अ लुईस एसिड नॉर अ लुईस बेस। व्हाई? देखो, मैंने अभी आपको सिखाया अमोनिया ऐसे बनता है, ये डुप्लेट, और ये हो गया नाइट्रोजन का ऑक्टेट। अब जब एक एच आयन आया, एच आयन क्या होता है बेटा? जब एस से एक इलेक्ट्रॉन तुम बाहर निकाल दोगे तो बचता है एच आयन, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एच पॉजिटिव इधर आ गया। ये बेचारा भूखा सा यहाँ बैठा हुआ है, तो इसे तरस आया, अमोनिया ने अपना लोन पेयर डेटिव बॉन्ड बना के इसको दे दिया। नाउ इसका डुप्लेट भी पूरा हो गया, क्योंकि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। लेकिन ये लोन पेयर अभी नाइट्रोजन का भी है, तो इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो सबके पास सारे इलेक्ट्रॉन पूरे तो है, इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, सारे हाइड्रोजनों को, नाइट्रोजन को 8 मिल गए। तो कमी कहाँ है? कमी तो है ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब अमोनियम आयन यानी अमोनिया में एच आयन एक्सेप्ट हो जाता है, और इस पूरे को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो ना तो ये लुईस एसिड है, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करने का, इसे किसी और से लेने की जरूरत ही नहीं है। लेता वो है जिसके खुद के पास कमी हो, इसके पास कमी नहीं है, तो ना तो ये लुईस एसिड है, ना तो ये लुईस बेस है। ना इसके पास फालतू बचे देने को, ना इसके पास फालतू आए कहीं से लेकर,
तो इस वजह से ना तो ये लुईस एसिड है ना तो ये लुईस बेस है। तो बस अमोनियम में ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज है मगर ये लुईस एसिड नहीं है। नाउ क्वेश्चन 3। में आए what will be the conjugate base for the following? HF H2SO4, ये तो हम बना भी चुके हैं H2SO4 का, और एक HSO3 नेगेटिव। बेटा कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं यानी ये एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। एसिड कौन है? जो H आयन दे दे, तो इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ F नेगेटिव। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस H आयन निकालो, HSO4 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस H आयन निकालो, CO3 2 नेगेटिव। तो NH2 नेगेटिव है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, खुद में बेस है, तो H आयन एक्सेप्ट करा दो, तो क्या बनेगा बेटा? भाई बेस तो वो होता है ना जो H आयन ले ले, ठीक है। तो कॉन्जुगेट की बात हो रही है, कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट में लुईस कॉन्सेप्ट नहीं लगता, कॉन्जुगेट कॉन्सेप्ट में लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये H आयन ले रहे हैं, तो यहाँ बन गया बेटा NH3। दूसरा बनाओ, अमोनिया में H आयन ऐड करवाओ, NH4 पॉजिटिव, और SCOO नेगेटिव में अगर आपने ऐड करवाया SCOOH। नो, ये एक्सेप्ट हो गया ना बेटा, न्यूट्रल हो गया ना, पॉजिटिव कैंसल्स आउट नेगेटिव। ये सारे बन के तैयार हो गए कॉन्जुगेट एसिड्स, क्योंकि बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन 5। वाटर SCO3 नेगेटिव, HSO4 negative, and ammonia can act as both Bronsted acids and bases. To give the corresponding conjugate acid and conjugate base of all these. देखो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना, वाटर बीच में बना लो, एक तरफ से H आयन बाहर निकालो, एक तरफ से H आयन दे दो। अगर बाहर निकाला तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और अगर आपने इसको H आयन दे दिया तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो बचा हुआ पार्ट जो बन के आएगा वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो H आयन निकाला तो यहाँ बना OH नेगेटिव, H आयन दे दिया तो यहाँ बना H3O प्लस, so it's acting both ways, swinging. Okay, now SCO3 negative, if you would remove H ion, CO3 2 negative, if you would give H ion, H2CO3, HSO4 negative, if you take away H ion, SO4 2 negative,
If you give one H ion, H2SO4, NH3, H ion ले लीजिए तो NH2 नेगेटिव, H ion दे दीजिए तो NH4 पॉजिटिव। तो एक तरह से सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सारे के सारे जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होल्डर्स हैं वो कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। Done. To this, we are like done with Lewis acid base, Bronsted concept and Arrhenius. अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। नाउ तो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। ये थियोरेटिकल सेक्शन था इसका जो हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। डू रिमेम्बर आज शाम की क्लास है बच्चे, दैट इज 9 to 10। आई सपोज बाय 9 o'clock जिसका भी मैथ्स ट्यूशन जो बच्चा बता रहा था वो हो जाएगा। तो अब आज से आप प्लीज अटेंड कर लीजिएगा 9 to 10। कल भी मैंने दी थी क्लास, मैं वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी, बट प्लीज वॉच कर लेना। कल और परसों देयर विल बी नो क्लास, 9th से फिर क्लास होगी। ठीक है, कल 7th है, 8th है, 7 और 8 तारीख को कोई क्लास नहीं है, 9th को होगी। अब जरा इसकी बात करते हैं यहाँ पे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। See, beta, first of all, this Oswald dilution law is meant for weak electrolytes. मैंने आपको आज ही कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, इफ यू पीपल रिमेम्बर। देखो, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आप इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का बस नाम याद कर लो तो बाकी सारे वीक हो गए, यानी आपको 6 नाम कह रही हूँ बस मैं याद करने को। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HCl, HNO3, H2SO4, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, KOH और LiOH। ठीक है, मैक्सिमम बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब के सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। बाकी जो आ जाए उसे क्या कह दो, वीक। ओके। अब जरा ओसवाल्ड डाइल्यूशन की बात करते हैं। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को जनरलाइजेशन में लाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। वाई बेटा, जरा सुनो। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना वो उनका हम ये पढ़ते हैं कि मतलब वो कितने आयंस देंगे। तो आप कहोगे कि मैम स्ट्रॉन्ग है ना तो 95%, 98%, 99% आयंस में स्प्लिट हो जाएंगे। बहुत कम पोर्शन ऐसा होगा उस एसिड का जो बचा रह जाएगा जो आयंस में स्प्लिट नहीं होगा पानी में डालने के बाद। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब 90 से कम की रेंज ले लो, लाइक 60 ले लो, 50 ले लो, 40 ले लो, इन सारी परसेंटेजेस को अगर हम बोले 60%, 40%, 50% सब वीक है, तो वीक की कैटेगरी बहुत सारी, सबको वीक कह रहे हो आप। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने इस मेजर कैटेगरी पे रूल करा कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट करके कितने आयंस लिबरेट कर सकता है। तो इसलिए वीक के ऊपर ओसवाल्ड ने काम किया। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जरा, मान लीजिए AB नाम का हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो उसने कैटायंस बनाया A+ और B नेगेटिव बनाया एक एनायन। तो शुरुआत में जैसे कि मैं आपको इतने दिनों से सिखा रही हूँ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले लिया जाता था, तो मान लो वो C है और A+B नेगेटिव नहीं बना। अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे जो आपको बनानी आती है। हम इसके बैलेंस कोफिशिएंट्स उठाते हैं जिन्हें x का मल्टीपल बनाते हैं, 1x 1x 1x। रिएक्टेंट में से माइनस होगा 1x, प्रोडक्ट में ऐड हो गया 0+1x x। तो यहाँ पे भी 0+1x x। तो मतलब न ऐसे ना लिख के 0+1x यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, x आ गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जो कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कल भी कराया था और पहले से करा रही हूँ। एल्फा निकालते हैं। एल्फा कैसे निकलता है बेटा, जितना पोर्शन टूट रहा हो वो एक्स है रिएक्टेंट साइड में, कितने में से टूट रहा है, सी में से, तो x/c इज एल्फा। ठीक है, तो व्हाट डू आई डू, मैंने जहां जहां आपका ये एक्स है वहां पे आपने निकाल दिया ये सी एल्फा के बराबर है, तो यहाँ पे C-C एल्फा C एल्फा C एल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया।
ए प्लस बी नेगेटिव अपॉन ए बी। अब जरा इसमें देखते हैं, यानी सी अल्फा डॉट सी अल्फा, ये के क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि ए बी यहाँ टूटा है इलेक्ट्रोलाइट, इसे इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही निकाला जाता है। और ए बी की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे C1 माइनस अल्फा, दिस वन। कैंसिल डाउन C, व्हाट यू गेट? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा को हम 1 की तरह ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आएगी बेटा 1 से भी कम, 1 माइनस अल्फा की, तो उसे नियर अबाउट 1 ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? और ये कब लोगे? जनरली हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए लेते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जहां पानी ज्यादा है और आपका जो ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट है वो कम है, तो उसके लिए, ऐसे वालों के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट के डॉट 1 अपॉन सी। तो ये अभी बैठा ना, नीचे से ये निग्लेक्ट कर दिया, तो के किसके बराबर बैठा? सी अल्फा स्क्वायर के। तो इसलिए हमने कहा के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल्स टू के अपॉन सी, नीचे आ गया, रूट ले लिया। व्हाट इज के? डिसोसिएशन कांस्टेंट। व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज सी? कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो आपने यहाँ ली है, सी। अब क्योंकि बेटा ये जो 1 अपॉन सी होता है ये वी के इक्वल होता है, तो के वी भी फॉर्मूला, वी इज द वॉल्यूम, तो के वी भी फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, के इंटू वी। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, जो मैंने वीक लिखा है, इट कुड बी एन एसिड और अ बेस। तो जरा यहाँ पे लिखते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर यहाँ एसिड हुआ, तो एसिड मान लीजिए बेटा HA ले लिया, किस में टूटेगा? H पॉजिटिव, A नेगेटिव, ये C 0 0, ये C माइनस एक्स, एक्स और एक्स, जैसे अभी ए बी के लिए किया था वही चीज है। फिर एक्स अल्फा होता है हमारे पास, एक्स अपॉन सी, तो एक्स हो गया सी अल्फा के बराबर, तो सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने निकाला के ए। नाउ दिस इज टर्म्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए लिखा है मतलब एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मैं ऐसे लिख रही हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। तो के ए आ गया, वही बेटा सब कुछ किया, सी अल्फा, पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, सॉरी भाई, H पॉजिटिव, A नेगेटिव अपॉन HA, सी अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, तो यू गेट सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा। और फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप लोग को पता है, ये हो गया के ए सी अल्फा स्क्वायर, निग्लेक्टिंग 1, नीचे 1 माइनस अल्फा को 1 की तरह लेकर। अब सुनना बहुत ध्यान से, एच आयन कितनी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी अल्फा के टर्म्स में? सी अल्फा। तो वो आपसे पूछेंगे एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना है, तो आप सी अल्फा करके निकालो, न्यूमेरिकल आएगा बेटा। ठीक है, सी अल्फा। साथ में वो आपसे पूछ सकते हैं, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट जो एसिड है इसकी पीएच निकालो, तो पीएच होता है माइनस लॉग एच आयन, तो जो सी अल्फा निकलेगा उसे आप एच आयन की जगह रख देंगे, और फिर उसका नेगेटिव लोगैरिथम लेके पीएच निकलेगा। दिस इज द वे दैट यू हैव टू मूव, एंड आई थिंक सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट वन थिंग, पीएच स्केल इतना तो सबको पता है कि अगर यहाँ पे हम 7 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 से कम होता है एसिड, और 7 से ज्यादा क्या होता है? बेस।
ठीक है, तो जब आप माइनस लॉग ये निकालेंगे, 7 से कम पीएच आएगी तो ऑब्वियसली वो एसिड डिक्लेयर हो जाएगा, और 7 पे न्यूट्रल होता है। अब ऐसे ही हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बेस की बात करते हैं बेटा। अब देखो जरा ध्यान से, पहले 1 मिनट, मैंने आपको ये सिखाया है पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच आयन करके निकालेंगे। नाउ लिसन, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। सुनो, ये एक फॉर्मूला होता है, अभी इस फॉर्मूले को आप नोट कर लो, कैसे बनता है बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास पीएच आ गई, मतलब मैंने क्या किया बेटा, एक एच ए नाम का एसिड लिया और उसे वाटर में डाल दिया, तो उस एच ए ने क्या बनाया, एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव बनाया। व्हाट्स दिस, एच पॉजिटिव। अब ये जो एच पॉजिटिव है, यहाँ पानी है, वाटर, एच ओ एच, ये एच पॉजिटिव यहाँ आया, आप कहोगे मैम H3O प्लस बन जाएगा, बात सही है, लेकिन एक में जरा सुनो, अभी हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, सब कुछ तुड़वाओ। तो वाटर भी तो टूटता है ना बेटा, वाटर भी तो किस में टूटता है, एच आयन और ओ एच नेगेटिव में। तो यहाँ क्या हो गया, एच आयन हो गए ज्यादा, इसलिए हम एच ए को एसिड कहते हैं। और ओ एच आयन तो अब भी है, लेकिन कम है, ये ज्यादा है। गेटिंग मी? तो इसलिए ये कम है, लेकिन है तो, अगर ओ एच आयन कम है लेकिन है वो, तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है बच्चे, किसी भी एसिड सॉल्यूशन के अंदर भी एच आयंस तो ज्यादा होते हैं, मगर ओ एच आयंस भी होते हैं मगर कम होते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि एच आयंस है और एच आयंस यहाँ पे होने की वजह से हमने बोला ये एसिड है, तो याद रखना ओ एच आयंस भी होते हैं यहाँ पे, ओ एच आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट। तो फॉर्मूला होता है बेटा एच आयन इंटू ओ एच आयन 10⁻⁻14। मतलब अगर तुमने अभी पीछे, मैंने अब आपको बताया एच आयन ऐसे निकाल लोगे, सी अल्फा करके, सी रखा अल्फा रखा, तुमने एच आयन निकाल लिया। अब तुमसे कहें ओ एच आयन भी निकालो इस वाले एसिड के अंदर, तो कैसे निकालोगे, एच आयंस को यहाँ पे रख दो, मल्टीप्लाई बाय ओ एच आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14, यानी ओ एच आयंस हो गए 10⁻⁻14 अपॉन एच आयंस। अब एच आयन जब रखते हो तो पीएच भी निकल सकती है, तो जब पीएच निकल रही है एच आयन की वजह से, तो अब तो ओ एच आयंस भी हैं, तो ओ एच आयंस की वजह से क्या निकलेगी, पीओएच। तो दो तरीके हैं, या तो आप ये फॉर्मूला लगाओ पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ओ एच आयंस करके, कि जब आपके पास यहाँ ओ एच आयंस आ जाए तो उन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और पीओएच निकाल दी। या क्या तरीका है, पीएच निकल गई, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पीओएच निकालने के लिए इक्वल्स टू 14 होता है, यानी पीओएच होता है 14 माइनस पीएच करके। तो दैट्स योर वे ऑफ डूइंग, समझ में आ गई बच्चे बात? तो जरा इसको ढंग से करो, अब हम बेस के बारे में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है, एसिड सिर्फ, एसिड के पास एच आयंस तो होते ही हैं, ज्यादा होते हैं, मगर ओ एच आयंस भी होते हैं, कम होते हैं। तो इसलिए एसिड के लिए एच आयन और पीएच निकल सकती है, क्योंकि उसके अंदर एच आयंस हैं, और क्योंकि उसके अंदर कम ओ एच आयंस हैं तो पीओएच और ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकल सकती है। दो नए फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए, वो ध्यान रखना आप, व्हाट्स दैट, एक तो ये और एक ये वाला। ठीक है, तो जरा 1 मिनट, अब नेक्स्ट करते हैं बेटा बेस के लिए।
बच्चे गिव मी अ मिनट बेटा, आई रीस्टार्ट द बैच, मैं रीस्टार्ट करने वाली हूँ बैच को, तो आप लोग जाइएगा मत, रीजॉइन कर लेना या जो भी है, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन ग्लिच ओवर हियर बेटा, आई हैव टू फिक्स इट ऑफ। तो जरा इसके लिए मैं 1 मिनट का आपसे टाइम ले रही हूँ, आई रीस्टार्टिंग, जस्ट आउट ऑफ अ सडन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज रीजॉइन करिए बैच को, ओके।